MI6 के लोग, CIA के लोग, FBI के लोग, मोसाद के लोग, दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस और वो तमाम सैटेलाइट्स जिसके अंदर जो अंदर तक देख लेते हैं, उन सारी चीजों के बावजूद भी वो वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये छोटी मोटी बातचीत नहीं है। और अब ये पता चला है कि जिन हमास के बारे में कहा जाता था कि 15,000 है, अब वो 40,000 हो रहे थे। तो अब ऐसी पोजीशन में सिवाय डू और डाई के बचता क्या है? जो इनकी टनल्स के कनेक्शन है, किसके, वो टनल के कनेक्शन तो अभी दुनिया की कोई इंटेलिजेंस तलाश नहीं कर सकती। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में एक स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूं और वो गजा से है। जी हाँ, गजा में जिस तरह का जुल्म किया जा रहा है, इजराइल मुसलसल हमले कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि गजा के लोग ऐसे कैसे सरवाइव कर रहे हैं, वहाँ के लोग जिंदा कैसे। 4 महीने से खाना पानी बंद है, हमले भी किए जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि वहाँ पे हमास का पूरा कंट्रोल है। हमास गवर्नमेंट वहाँ पे काम कर रही, क्योंकि वहाँ का जो म्यूनसिपल काउंसिल है वो अब भी वहाँ पे देखभाल कर रही है। इसका मतलब साफ है कि वहाँ पे जो हमास की हुकूमत है वही काम कर रही है। हालांकि वहाँ पे इजरायली फोर्स पहुँच चुकी है, अपने तौर पर वो जो जुल्म कर सकती है वो कर रही, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं हमास वहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। इस पर हमने शौकत भारती साहब से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर वहाँ का निज़ाम कैसे चल रहा है, कैसे वहाँ के लोग सरवाइव कर रहे हैं। अब जबकि वहाँ पे ट्रक भी कुछ जाने लगे हैं, तो फिर उनको तकसीम कैसे किया जा रहा है, कौन लोग हैं, इस पर देखिए शौकत भारती साहब ने क्या कहा और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है जो सुनने से ताल्लुक रखती है। सुनिए शौकत भारती साहब ने क्या कहा। पूरा वाकया और पूरा तबसरा कर दिया, लेकिन मेरा सवाल अब भी बाकी और जो बहुत बड़ा सवाल है शौकत भारती साहब, 2 सवाल मैंने कायम किए। ये जो आपने लेटेस्ट अपडेट दी उसके लिए शुक्रिया, लेकिन सवाल एक ये कि 20 महीने हो गए गाजा में जिस तरह से बम्बार्टमेंट हो रही है, अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वहां के लोग सरवाइव कर रहे हैं जैसे भी है। 4 महीने से वहां खाना पानी बिल्कुल रोक दिया गया, सब कुछ 94% अस्पताल वहां पे खत्म कर दिए गए, इसके बावजूद वहां लोग सरवाइव कर रहे हैं। क्या मैंने तो देखा जो अभी जब तमाम तार से तार मिलाए तो मालूम ये हुआ कि अभी भी वहां पे हमास का कंट्रोल है, वही देख रहे हैं जैसे भी है। क्योंकि कल जिस तरह से वहां पे ये ऐड के नाम पे डिटेंशन सेंटर वहां पे बनाने की पूरी प्लानिंग हो रही है और बनाया जा रहा है, उस पे भी हमास ने आवाज उठाई और कहा कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो शौकत भारती साहब, क्या आपको लगता है कि हमास, क्योंकि कल फायर भी किया, कल हमास ने फिर एक रॉकेट फायर किया है और वो जा करके बाकायदा शहर में गिरा, तो इस तरह से मैं ये जानना चाहता हूं क्या हमास का कंट्रोल है? जैसा कि मुझे तो ये लग रहा है कि अब भी जो है वो कंट्रोल हमास का भी है, जैसा भी हो। और 200 ये भी रात खबर आई थी शौकत भारती साहब कि 200 IDF को यरगमाल बना लिया है, फिर पकड़ लिया है हमास के लोगों ने उनको, जैसे वो दाखिल हुए। शौकत भारती साहब, देखिए डू और डाई इस वक्त की पोजीशन ये है, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। और इसको अगर बिल्कुल क्लियर कट देखें कि 2 लाख फौजें पहले थी, 1 लाख फौज और उन्होंने एंट्री कर दिया, ठीक है। एयर ड्रॉपिंग भी की उन्होंने, समंदर से भी वो दाखिल हुए और जमीनी रास्ते से तो दाखिल ही हो रहे थे। तो अब ऐसी पोजीशन में सिवाय डू और डाई के बचता क्या है? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है कि अब सबको ये पता चल गया कि हम अगर हिजबुल हमास को डिसआर्म भी करवा देंगे, जैसा कि महमूद अब्बास पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो डिसआर्म होने के बावजूद भी मिशन अब यह है कि गजा को खाली कराना है, फिलिस्तीन को खाली कराना है। तो अब इजराइल ने जो ये मिशन चला रहा है गाजा को खाली कराने के लिए, ये नहीं उसने कंडीशन रखी कि हमास हथियार डाल देगी तो अपनी फौजों को वापस चले जाएंगे। तो ये बयान दे, अभी तक पहला बयान ये था बेंजामिन नेतन्याहू का कि भाई अगर हमास विड्रॉ कर दे, हमास सरेंडर कर दे, हमास निकल जाए तो हम यहां से चले जाएंगे। अब वो एजेंडा खत्म हो गया।
अब एजेंडा क्या है कि हमको यहां से सबको निकालना ही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो लोग जो हमास को बुरा भला कह रहे थे या प्रोटेस्ट भी कर रहे थे या कह रहे थे कि इनके वजह से सब कुछ हुआ, अब तो वो कह रहे हैं कि अगर आज हमास, क्योंकि हमास ने ये कहा कि भाई हम गवर्नमेंट में नहीं आना चाहते, हम हट जाएंगे, हम पीछे चले जाएंगे, टेक्नोक्रेट्स की एक गवर्नमेंट बना लो, तुम जिसको चाहे सामने ले आओ। लेकिन जब अब सबको ये समझ में आ रहा है कि भाई ये तो पूरी तरीके से पीछे हटने के बाद भी हमास के ये इनका कत्लो गारत गरी खुरेजी जो खत्म नहीं हो रही है। कल इंडोनेशिया हॉस्पिटल जो एक बचा हुआ था उसके अंदर भी ये घुस गए, उसके अंदर भी जाकर इन्होंने गोलीबारी की, मरीजों को मार दिया। तो अब वो कह रहे हैं कि सिवाय करने और मरने के कोई और चारा नहीं। अब रह गया कि जो इनकी टनल्स के कनेक्शन है किसके, वो टनल के कनेक्शंस तो अभी दुनिया की कोई इंटेलिजेंस तलाश नहीं कर सकी कि उनकी सप्लाई लाइन हमास की कहां से आ रही है। तो उस पर हम एक आइडिया ही लगा सकते हैं, क्योंकि टनल्स को अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया। और जाहिर सी बातचीत है कि जब वो फाइट कर रहे हैं तो भूख और प्यास तो लगेगी। लेकिन आप ये समझिए कि जहां एक तरफ टनल है, दूसरी तरफ बीच में आर्मी पड़ी हुई है, आर्मी के बीच के अंदर वो जो जिन लोगों को घेर रखा है वो फिलिस्तीनी हैं, इस तरह से टुकड़ों के अंदर हैं। तो उन टुकड़ों के अंदर हमास कैसे पहुंचाएगी खाने को? एक सेकंड। शौकत भारती साहब आ रहे हैं किसी काम से, वो थोड़ा गए हैं और वो फौरन आ रहे हैं। और ये मेरा सवाल, और ये सवाल के साथ साथ इजराइल पे भी, मैं इजराइल पे भी चाहूंगा कि बात हो। इजराइल के अंदर क्या हो रहा है आज मैं उस पर भी बात करूंगा कि इजराइल के बारे में रिपोर्टिंग क्यों नहीं हो रही। इजराइल के जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इजराइल के लोगों को जिस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है, इजराइल के अंदर जो टॉर्चर हो रहा है, उस पर भी बात होनी चाहिए। यूएनओ उस पर भी रिपोर्ट जारी करे, आलमी बरादरी उस पर भी रिपोर्ट, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन पहले हमास किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, कहां है टनल, मैं आज उस पर भी बात कर रहा हूं। तो शौकत भारती साहब को पिला रहा हूं। जी शौकत साहब कंटिन्यू करें। देखिए, मैंने कहा कि उन टनल्स के बारे में जानकारी हासिल करना इम्पॉसिबल सी बातचीत है। और अभी तक कुछ जो है, क्योंकि जो लोग भी टनल्स के अंदर गए फिर वहां के ऊपर उन्होंने टनल्स को ब्लास्ट कर दिया। तो इससे पहले 1 किलोमीटर की टनल्स थी जिसमें कुछ जो है क्या नाम है, लेडी जो आर्मी की वो थी, वो लोग गई तो उनको वार्निंग दिया कि हम औरतों के ऊपर हथियार नहीं उठा रहे हैं, बेहतर है कि तुम यहां से चले जाओ, और फायर करके उनको वहां से निकाल दिया। इससे पहले एक टनल के अंदर ट्रैप करके इन्होंने बुलाया था जो आईडीएफ के सोल्जर्स आए हुए थे, उनको उन्होंने ब्लास्ट करके उड़ा दिया था। कई ऐसी टनल्स थी कि जब उन्होंने उसके क्या नाम है ढक्कन को खोला अंदर जाने के लिए तो वहां ब्लास्ट हो गया। तो टनल्स के कनेक्शन को अभी तक वो नहीं किया गया, और उसके टनल्स को ढूंढने के चक्कर में आपने देखा कि जितनी भी मस्जिदें थी, यूनिवर्सिटीज थे, हॉस्पिटल्स थे, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन वो टनल्स का कनेक्शन अभी तक नहीं ढूंढ सके। तो जो वो कनेक्शन अभी नहीं ढूंढ सके हैं, तो जाहिर सी बातचीत है, और उनका एक सिस्टम चल रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है। कोई टॉक करना चाहता है तो वहां उनके लोगों से बातचीत होती रहती है, शर्तें रखी जाती हैं। लेकिन बीच का जो मामला है ना कि इस इलाके के अंदर आपने कब्जा कर लिया, इस इलाके के तो जो चारों तरफ से घेर रखा है इन फिलिस्तीनियों को, वहां मदद पहुंचाना बहुत मुश्किल से काम है। तो जहां जहां उनका रीच है वहां वो ये काम कर रहे हैं पूरी तरीके से। अब जाहिर सी बातचीत है कि सबसे बड़ा गद्दार उनके बीच के अंदर जो है महमूद अब्बास है। आप देखें कि अब वेस्ट बैंक को भी उजाड़ा जाने लगा। ये महमूद अब्बास पूरी कोशिश कर रहा है। महमूद अब्बास है, सऊदी अरब है, लेबनान है, इजराइल है, अमेरिका है, ये सब मिल के पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम डिसआर्म करवाते हैं। डिसआर्म की कोशिश जो है लेबनान से लेकर इराक तक जारी है। और उसमें सबसे बड़ा जो गंदा और डर्टी रोल है
मैं तो कहता हूं कि रजब तैयब एर्दोगान से ज्यादा बड़ा गद्दार जो है ये महमूद अब्बास है, और ये बहुत ही गलत आदमी है, और ये पूरी तरीके से इजराइल के लोगों की सिक्योरिटी के अंदर है, और इसकी एक पूरा नेटवर्क है। वो जैसा चाह रहे हैं इसको टूल के हैसियत से वो क्या नाम है इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बात और आपको बताएं, टर्की के बीच में और क्या नाम इजराइल के बीच में भी एक हॉटलाइन है जो बेंजामिन नेतन्याहू और रजब तैयब एर्दोगान एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? तो यानी कि आप इन सारी बातों को अगर देखिए तो सबसे गंदा रोल जो है वो रजब तैयब एर्दोगान का है कि ऐसे माहौल के अंदर भी वो अपनी कनेक्टिविटी मेंटेन किए है, और ये बिल्कुल बाकायदा तौर के ऊपर आ गया कि दोनों की हॉटलाइन, और इसी बीच के अंदर जौलानी के लोग जो है डेलीगेशन और इजराइल का डेलीगेशन एक दूसरे के साथ मिल रहा है। यानी अब यहां से लेकर सीरिया तक ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से टनल्स के रास्तों को ढूंढा जाए कि आखिर ये इनकी सप्लाई लाइन चल कहां से रही है। पूरी कोशिश की जा रही है, लेबनान का बॉर्डर खोदा जा रहा है, सीरिया की तरफ से खोदा जा रहा है, गोलान हाइट्स के इलाके को सर्च किया जा रहा है, हाँ खुद फिलिस्तीन के अंदर जो है वो वहां के ऊपर सर्चिंग की जा रही है कि किसी तरीके से हम इन टनल्स का कनेक्शन जो है तलाश कर ले। अंदर के मकबर उसके अंदर मिले हुए हैं। ये सब होने के बावजूद भी ये बहुत बड़ी बातचीत है कि आप बताएं MI6 के लोग, CIA के लोग, FBI के लोग, मोसाद के लोग, दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस और वो तमाम सैटेलाइट्स जिसके अंदर जो अंदर तक देख लेते हैं, उन सारी चीजों के बावजूद भी वो वहां नहीं पहुंच पा रहे। ये छोटी मोटी बातचीत नहीं है। और अब ये पता चला है कि जिन हमास के बारे में कहा जाता था कि 15,000 है, अब वो 40,000 हो गए। भाई जाहिर सी बातचीत है, 40,000 क्यों हो गए? आपने जिन लोगों को मारा उनका जब फैमिली खत्म हो गई तो वो वहां जाके कहाँ जाएंगे वो? और उनको ये समझ में आ गया कि अब हमास को खत्म नहीं करना है, उनको गजा के ऊपर कब्जा करना है। वो देख चुके हैं कि गजा का नीलाम हो चुका है, जमीनें बाकायदा तौर के ऊपर प्लॉटिंग की जा चुकी हैं, उनको बराबर किया जा रहा है। गजा के नीचे जो तेल और गैस है उसको निकालने की पूरी कोशिश है। हैफा के एक बहुत बड़ा पोर्ट बनाने की तैयारी है, और क्या नाम है वहां से जो बेनगोरियन कैनाल निकालने की तैयारी है। ये पूरा एक, और यहाँ से सीरिया का रास्ता साफ हो गया वह जौलानी के जरिए, और वहां के ऊपर जो एक बेस है रशिया का उसके ऊपर भी अटैक शुरू हो गए हैं। इसके मतलब ये पूरा काम जो है यहां से वहां तक जारी है। अभी तक इनको टनल का कनेक्शन, सप्लाई लाइन का कनेक्शन किसी के सामने नहीं आया। इसी सिलसिले में हमारा सवाल ये है कि UNO हो या दूसरी आलमी तंजीमें, वो गाजा के सिलसिले में तो बताती हैं और बताना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई क्यों नहीं बताता? वहां से कोई रिपोर्ट क्यों नहीं आती? IDF के कितने लोग मारे जा रहे हैं? इजराइल के अंदर जो प्रोटेस्टर हैं कितने गिरफ्तार किए जा रहे हैं? जो प्रोटेस्टर हैं उनके साथ सलूक क्या किया जा रहा है? फिर इजराइल की इक्तिसादी सूरत हाल क्या है? इजराइल के अंदर के हालात कैसे हैं? इन तमाम चीज़ों के बारे में भी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि नेतन्याहू सरकार ने तो ब्लैकआउट कर रखा है, एक तरीके से सहाफियों को रिपोर्टिंग से मना कर रखा है। इस पर भी हमने शौकत भारती से बात की कि क्या अंदर की जो सूरत हाल है, क्योंकि बहरहाल जो इजराइल के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इजराइल में लोग परेशान हैं, वो भी ज़ाहिर की इंसान हैं, उनके साथ भी हमदर्दी होनी चाहिए और उनके सिलसिले में भी बातचीत होनी चाहिए कि उन पर क्या गुजर रही है। इस पर देखिए शौकत भारती साहब ने क्या कहा, सुनिए। ये एक पूरी बात है जो मैंने आपके सामने उसका निचोड़ रखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और यही हमें लग रहा है कि अभी भी वहां पे जो हमास चूंकि एक्टिव है, हमास अगर आज भी फायर कर रहे हैं तो कोई ना कोई मैकेनिज्म है और हमास अभी भी अपने कंट्रोल में रखे। एक बात जो मैं कह रहा हूं शौकत भारती साहब, UNO बहुत अच्छा कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, तमाम इजराइल को बुरा भला भी अपने तौर पे जो कह सकता है वो कर रहा है, सब बातें। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इजराइल के अंदर की रिपोर्टिंग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि 20 महीने से वहां के लोग टनल पे रहने पे मजबूर है।
इजराइल के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। वहां पे कल ये कहा गया कि 2 ईरानी जासूस जो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, मतलब ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे इजरायली, वो पकड़े गए। कल वहां पे एक आईडीएफ को 20 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। 32 साल का वो नौजवान, कि उसने मना कर दिया था कि भाई हम जंग नहीं लड़ेंगे, और वो उसने जाकर के जो रिपोर्टिंग होती वो नहीं की। तो कहने का मतलब ये है कि और वहां जो हालात है शौकत भारती साहब इजराइल के अंदर, वो भी काबिले बयान है, काबिले जिक्र होना चाहिए। उनका उनकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं हो रही है कि वहां लोग क्या हालत में है, किस हालत में है? क्योंकि वहां भी बिजनेस तबाह हो चुका है। पूरा जो ये अपना सयाहत की इंडस्ट्री होती है वहां पे, वो पूरी तरह से चरमरा गई है, खत्म हो गई है, वहां कोई नहीं जा रहा है। तो वहां के बारे में बात क्यों नहीं होती शौकत भारती साहब? वहां भाई, वहां के लोग भी तो, उनको भी तो हमदर्दी चाहिए। वहां के लोग भी तो भाई वो फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 7 अक्टूबर से पहले तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्यों नहीं शौकत भारती साहब? देखिए, मैंने कहा कि वहां पर काफी दिनों से हंगामा है। 60,000 से ज्यादा जो बिजनेस थे वो आज से 8 महीने पहले बंद हो चुके थे। 8 महीने पहले, अब आप और जोड़ लीजिए, 60,000 से ज्यादा बड़े बिजनेस बंद हो चुके थे। अच्छा, ये जो मिसाइल्स आके गिर रहे हैं, कल भी जो मिसाइल गिरा है बेन गुरियन के ऊपर, ठीक है, और ये कहते हैं मैं उसको मार लेता हूं, लेकिन लाखों लाखों लोग बंकर्स के अंदर जाके छुपते हैं। और इन्होंने हिजबुल्लाह से सीज फायर के बाद सोच लिया था कि अब हम सुकून से रहेंगे, लेकिन वो सुकून से नहीं रह पा रहे। तो वो जहनी तौर के ऊपर मरीज हो रहे हैं, कैप्टिव्स उनके आ नहीं पा रहे हैं, डर के मारे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कब उनको छोड़ के भागना पड़े। और जब सायरन बजता है तो सब के सब टनल्स के अंदर भागते हैं। तो जाहिर सी बातचीत, अगर किसी ने दुकान खोल रखी होगी तो दुकान बंद करने का इंतजार नहीं करता होगा, इतना ही टाइम होगा कि वो भाग के अपने जाके बंकर के अंदर चला जाए। तो इस वक्त की पोजीशन ये है कि ये, अच्छा, फिर जो इन्होंने करप्शन किया था वहां के ऊपर लोग इनके खिलाफ थे। अपोजिशन पार्टी के लोग लगातार इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। एक्स जो क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर है वो बयान दे रहा है, एक्स आर्मी चीफ इनके खिलाफ बयान दे रहा है, इंटेलिजेंस का चीफ शनदायत इनके खिलाफ बयान दे रहा है। अब ऐसे चक्कर में ये करेंगे क्या? किसी को देखेंगे ज्यादा वायलेंट हो रहा है तो उसको पकड़ने के लिए कहेंगे ये ईरान का जासूस है, जाहिर सी बातचीत है। तो कुछ ना कुछ तो कह के लोगों को रोकेंगे। वो पूरी तरीके से क्रश कर रहे हैं और ये बात यूनाइटेड नेशन के सामने है और इस पे तमाम सवालात उठ रहे हैं। लेकिन रह गया यूनाइटेड नेशन का, तो वो तो एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है और आवाज उठा सकता है। वहां पर हर चीज को विटो करने के लिए और सब कुछ करने के लिए अमेरिका बैठा हुआ है। और वो फोर्स जो है बाकायदा तौर के, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अब ताकत का इस्तेमाल होगा, लेकिन यूनाइटेड नेशन अगर फोर्स क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूट करने की बात करेगा तो अमेरिका के पास वीटो पावर है, वहां पर भी वीटो कर देगा। ये वीटो पावर्स देकर ऐसा कर दिया है कि यानी यूनाइटेड नेशन को अंडर वीटो पावर रख दिया गया है। तो वीटो पावर के बाद क्या होगा? जो फौजें तैयारी करेंगी जाने के लिए, अमेरिका उस पर सैंक्शन लगा देगा, ठीक है, और उसको पूरी तरीके से उसका यानी उस मुल्क के लिए एक मुसीबत पैदा कर देगा। तो कुल मिला के यूनाइटेड नेशन तो लगातार बयान दे रहा है, फैक्ट्स रख रहा है, वहां पर बहस भी हो रही है, रेजोल्यूशन भी पास हो रहे हैं, लेकिन चूंकि एज ए वीटो पावर अमेरिका जो है उसको पूरी तरीके से रोक रहा है। और अमेरिका से लड़ने की ताकत, अमेरिका के बोलने की ताकत सिवाय चाइना के, सिवाय नॉर्थ कोरिया के, सिवाय ईरान के और किसी के अंदर नहीं पाई जाती। इस्लामिक कंट्रीज के अंदर अगर देखा जाए तो सिवाय ईरान के दूसरे किसी की औकात नहीं है। और उसका नतीजा क्या है? 45 साल से सैंक्शन ईरान झेल रहा है और हर वक्त जंग के दहाने के खतरे के ऊपर है। तो क्या दूसरे लोग इतना रिस्क ले सकते हैं जितना रिस्क भाई चाइना के ऊपर अटैक करेगा नहीं, चाइना एक न्यूक्लियर पावर है, रशिया के ऊपर अटैक करेगा नहीं, वो एक न्यूक्लियर पावर है,
लेकिन छोटे मोटे जो यूनाइटेड नेशन के मुल्क अगर बोलेंगे, जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जस्टिस जो है मिस्टर रहमान खान, जब उन्होंने इस तरह की बातचीत की तो उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया, इंडिविजुअल्स पर सैंक्शन लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक यूनाइटेड नेशन एक फोर्स कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, और वहां के ऊपर से उस फोर्स को अगर ये विटो करके नहीं रोकता है तब तो कुछ हो पाएगा। वरना यह है कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशन की कोई परवाह नहीं कर रहा अमेरिका, इजराइल, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन की परवाह यूरोप के कंट्रीज ना करें, अरब के कंट्रीज ना करें, और अपने काम को लगे, तो यूनाइटेड नेशन कर क्या लेगा? जाहिर सी बातचीत है कि यूनाइटेड नेशन सिर्फ एक स्टेटमेंट दे सकता है। अब अगर पूरी दुनिया एक तरफ जिस तरह से हो गई है अगर खड़ी हो जाए, तो अगर फिर अमेरिका और इजराइल मिलकर क्या कर लेगा अकेले? तो दुनिया में एक देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो सिवाय अमेरिका के दूसरा कोई जो है इजराइल को सपोर्ट करने के लिए नहीं तैयार है। इस वक्त बेस्ट टाइम है कि यूरोप की और क्या नाम है अरब कंट्रीज की फोर्सेस जो हैं फोर्सफुली इस मामले को करवाएं, फोर्सफुली। जी बिल्कुल। और एक बड़ी खबर आ रही शौकत भारती साहब, बड़ी खबर आ रही, जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने अपडेट किया है। ये बड़ी खबर है कि जॉर्डन, सऊदी अरब, इजिप्ट और फ्रांस के विदेश मंत्री पेरिस में सीज फायर पर बैठक कर रहे, जंग बंदी पर मीटिंगें कर रहे हैं। ये खबर इस वक्त आई है, और ये खबर ही अपडेट की है जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने। एक सऊदी कंट्री आरामको पूंजी जुटाने के लिए अपनी कुछ संपत्तियां बेचने जा रही ताकि वित्तीय घाटे को पूरा किया जा सके। और उन्होंने आगे लिखा क्योंकि जो कुछ था, जो कुछ पूंजी थी वो ट्रंप लेके चले गए, ये उन्होंने कहा। लेकिन ये शौकत भारती साहब, ये जो खबर आ रही है कि सीज फायर पर वहां पे बैठक चल रही है और इसमें जॉर्डन, सऊदी अरब, इजिप्ट, फ्रांस, ये तमाम लोग, ये है क्या, कितनी बैठकें होंगी, कितना मीटिंग होगी? और वहां पे एक बात जो आ रही है, जो हमास मानने के लिए तैयार नहीं, ये कह रहे डिसआर्म हो जाओ, हमास कह रहा है ये शर्त हम मानेंगे नहीं। मतलब फिर मीटिंग, ये मतलब क्या है? ये तो वही बात है ना जो इजराइल कह रहा है। ये भाई अगर ये बात मान ले तो इन मुल्कों को क्या जरूरत है? फिर वो तो हमास इजराइल से कह दे कि साहब हम अपना हथियार रख रहे, सरेंडर कर रहे हैं, फिर फायदा क्या है? देखिए, जहां पर फ्रांस हो, जहां पर सऊदी अरब हो, जहां पर यूएई हो, ठीक है, वहां पर क्वेश्चन मार्क अपने आप बन जाता है। वजह क्या है कि ये सब जो है गद्दार किस्म के लोग हैं, इनके बयानों के ऊपर, उनकी मीटिंग के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। इनका पूरी जो ताकत है फ्रांस की, लेबनान के जरिए हिजबुल्लाह को खत्म कराने के लिए, हाँ, महमूद अब्बास के जरिए जो है क्या नाम है हमास को डिसआर्म कराने के लिए, हाँ, ये वो लोग हैं जो मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। इजराइल ने अब तक 1800 बार वायलेशन किया है लेबनान से, जो ये नहीं फ्रांस साहब ने कंप्रोमाइज करवाया है, ठीक है, सीज फायर करवाया है, और 5 चौकियों से अभी तक इजराइल नहीं हटा है। और कल भी उसने जो है लेबनान के अंदर एयर स्ट्राइक किया है, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। गारंटर तो फ्रांस था ना, कोई और तो नहीं था ना। यही फ्रांस, यही सऊदी अरेबिया ने तो मिलकर क्या लेबनान की गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्टअप किया था, और प्रेशर बिल्टअप करने के बाद ये कहा था कि साहब आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है, आप इजराइल के ऊपर अटैक करना बंद कर दें और सब यहां से फौजें निकल जाएंगी और ये खाली हो जाएगा और ये हो जाएगा, और हम ये करने जा रहे हैं। ये इस पे क्या एक्शन दिया? इसको कराने वाला सऊदी अरब था, फ्रांस था, यूएई था, जॉर्डन था, जॉर्डन की तो खैर कोई औकात नहीं है, कतर भी था, ठीक है। क्या किया आप ये बताइए इस सीज फायर का? मुझे फ्रांस और सऊदी और ये है क्या ना 3 में ना 13 में, अंदर से सब इजराइल के एजेंट है। मैं इनकी बातों को नहीं मानता। क्या जब तक कोई जहां पर मीटिंग हो रही है वहां पर फोर्स का इस्तेमाल करने की बातचीत नहीं होगी कि हम फोर्सफुली वहां के ऊपर दाना पानी पहुंचाएंगे, हम फोर्सफुली जो इजराइल की फौज को पीछे हटाएंगे। अगर इनका प्रेशर होता
तो उसकी औकात नहीं थी लेबनान के ऊपर। एक आदमी अगर जो उलझा हुआ है गजा की जंग के अंदर, जिसके ऊपर यमन के मिसाइल्स आकर गिर रहे हैं, वो लेबनान का बॉर्डर नहीं खोल सकता। ये सब अंदर अंदर के एजेंट है और ये इस तरह के बयान देते हैं। इससे सऊदी अरब की पिक्चर को, अरब कंट्रीज की पिक्चर को मेंटेन करते हैं, जो डर्टी हो चुकी है, जिस तरह से जलील किया है कि साहब सऊदी अरब कुछ तो कर रहा है। और जैसे ही वो कहता है अरे साहब वो सऊदी अरब वहां के बन जाए, जैसे ही सऊदी अरब का नाम आता है, सऊदी अरब के पेरोल पर पलने वाले जो है, आप देखिए सलमान ने कहा 1000 फिलिस्तीन के जो लोगों को हम किस पे बुलाएंगे, तो हज के ऊपर बुलाएंगे। और आप जानती हैं कि हज के ऊपर कौन जाएगा? जानते हैं फिलिस्तीन से कौन जाएगा हज के ऊपर? यहां बम गिर रहे हैं कि कोई एहराम बांध के वहां से निकलेगा? निकलने का कोई रास्ता भी है फिलिस्तीनियों का? कहां से बुलाओगे? इतना बड़ा झूठ ये वो लोग बोलते हैं। आप बताइए, जब फिलिस्तीनियों को चारों तरफ से घेर रखा है, हाँ, और जो फिलिस्तीनी मारे गए उनके परिवार वाले, उनके 1000 लोगों को ये क्या कह रहे हैं, हम कहां बुलाएंगे? हज के लिए बुलाएंगे। ये मोहम्मद बिन सलमान के जो बाबा जान है, ठीक है, ये उनका यह बयान है और इसको बाकायदा तौर के ऊपर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इसी तरह से जहां पे होता है, फ्रांस और सऊदी अरब इस पे बात करने के लिए जा रहे हैं, फ्रांस और सऊदी, उसको भी एक जो इन्होंने स्टोरी बनाकर जो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक ये सब के सब फोर्सफुली उसको नहीं रोकेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। इसको ले जाओ। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये देखने से ताल्लुक रखती हैं, समझ रहे हैं एक बात? लफ्ज एक खबर चल रही है शौकत भारती साहब, एक खबर चल रही है मिडिल ईस्ट मॉनिटर पे, और मैं समझता हूं कि इसके बाद बस एंड करेंगे। यहाँ पे गाजा को बचाओ ताकि हम सब गाजा से बच सकें। फिलिस्तीन के उप संयुक्त राष्ट्रदूत ने कत्लेआम को समाप्त करने के लिए कार्रवाई का आग्रह किया, गुजारिश की है वहां पे। तो ये जो गाजा को बचाओ ताकि हम सब गाजा से बच सके, ये इसके क्या मानी है, क्या किस तरीके से इसको देखा जाएगा? और ये बात आई है, सेव गाजा सो वी मे ऑल द सेव्ड बाय गाजा, ये कहा गया। जी शौकत भारती साहब, इसके क्या मानी है और किस तरीके से? देखिए, गाजा को बचाओ ताकि हम सब बच सकें, है ना? यानी ये बताया कि भैया गाजा को अब गाजा वालों के लिए ना बचाओ, बल्कि लिए अपने लिए बचाओ, क्योंकि पूरी दुनिया में तुम थूके जा रहे हो। नंबर एक बात, गाजा जो है तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया है, तुम कहीं के ऊपर निकलने लायक नहीं बचे हो, तुम्हारी वैल्यू जो है वो गिर चुकी है। दूसरी बात यह है कि अगर गजा को नहीं बचाओगे और गजा खाली हो गया तो फिर क्या होगा? ये कहाँ आएंगे? ये जाहिर सी बातचीत है, जो लोग जॉर्डन के अंदर आएंगे तो जॉर्डन के अंदर बैठकर जिनके लाखों लोग मारे गए हैं, वो जख्मी हैं, वो क्या खामोश बैठेंगे? मिस्र में जाके वो खामोश हो जाएंगे? वो क्या नाम है, कहीं जाके खामोश हो जाएंगे? वो खामोश नहीं होंगे। वहां जाने के बाद भी वो फिर इन्हीं कहाँ जाएंगे? अगर अरब में चले जाएं तो क्या खामोश हो जाएंगे? उनको दबाना पड़ेगा ना, वहां इनकलाब आ जाएगा। और जब इनकलाब आ जाएगा, गजा के लोग जहां जहां जाएंगे वो अपनी रुदात सुनाएंगे, लोग उनसे सुनेंगे। आप एक बात बताइए, इनकलाब कैसा आया? आपने देखा कि जब यजीद ने इमाम हुसैन को बिल्कुल शहीद करके उनके घर वालों को क्या किया? कैद कर लिया। अब कैद खाने के अंदर जब लोगों को ये पता चला कि ये बागी नहीं है, ये कायदे के लोग हैं, ये तो रसूल अल्लाह का घराना है, और यहां तक कि छोटी सी बच्ची ने बताया कि हम ये हैं, तो बच्चों से रिवोल्यूशन घर के अंदर पहुंचा, घर से रिवोल्यूशन औरतों के अंदर पहुंचा, औरतों से रिवोल्यूशन मर्दों के अंदर पहुंचा। आखिरकार यजीद क्या मजबूर हुआ? भैया इनको छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो गजा के लोग अगर जाएंगे अरब के अंदर तो वहां के ऊपर भी, वहां पर भी जो इनकलाब पैदा होगा, आप समझ रहे हैं ना? तो गजा को बचा लो, वहीं पर रोक दो, नहीं तो हमारे यहाँ इनकलाब पैदा हो जाएगा। अब अपनी बचाओ। एक तो पूरी दुनिया थूक रही है कि तुम गजा को नहीं बचा पाए, काहे की मिलिट्री रखे हो, काहे का। दूसरी बात, अगर गजा के लोग शिफ्ट होकर हमारे यहाँ जाएंगे तो हमारे यहाँ जो रिवोल्यूशन होगा
वहां तो खुल के बयान करेंगे, वहां तो लोगों को बताएंगे, वहां से तो सारी चीजें, वहां से डाटास भेजेंगे, वहां के ऊपर तो फ्री। तो जब वो पहुंचेंगे और वहां के ऊपर भी तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प के लिए पहुंचेंगी, वहां पर तो मीडिया पहुंचेगा, तो उसके बाद होगा क्या? इनकी यहाँ भी रिवॉल्यूशन, फिर ये उसको दबाएंगे। जब ये उनको क्रश करेंगे अपने यहाँ दबाने के लिए, तो वहां इनके यहाँ डिस्टर्बेंस होगा। तो गजा को इसलिए बचाना है कि ताकि ये खुद बचे रहें। ये मैंने इसका मतलब ये समझा, बाकी लोग जो मतलब इसका समझे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा जो नजरिया था वो यही है। बिल्कुल, और यही है। और बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब। कई खबरें आ रही हैं और बड़ी खबरें आई हैं, जैसा कि ईरान और इटली के जो वज़राए ख़ारजा हैं उनके दरमियान टेलीफोनिक बातचीत हुई है। और मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है जिस तरह से ईरान एक्टिव है और तमाम लोगों से बात कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए, ईरान और अमेरिका के बिलवास्ता मुज़ाकरात, तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान वो भी अब जारी हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो अभी सामने आई, यूनान के जो वजीर आज़म है उन्होंने जो कहा है कि गजा के अवाम पर इजरायली जारियत जो है वो नाकाबिले कबूल है, वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। 300 जो ग्लोबल पार्लियामेंटेरियन है, 300 उन्होंने पूरा एक कार्रवाई के लिए एक दस्तखत मुहिम चला करके कि अब इजराइल पर कार्रवाई हो और नाकाबंदी खत्म की जाए। तो इस तरह की तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब, हम फिर आपसे बात करेंगे। आपका फोन भी बार बार आ रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जो हमसे जुड़े, शौकत भारती साहब का खास तौर से। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमसे जुड़े हुए आर्य साहब, वो हैं जयदीप सिंह मुंदेला साहब और राकेश कुमार साहब, आपका भी शुक्रिया। बहरहाल आपका भी अपना एक नजरिया है और सैफ आदमी, क्योंकि हमेशा दो तरह के नजरिए रहे हैं और दोनों तरह के नजरिए सामने आने चाहिए। तो आपका ये नजरिया है और अच्छा नजरिया होगा आपके नजर में, जो दूसरे नजरिए रखते हैं उनका भी अच्छा होगा। हर आदमी अच्छा नजरिया रखता है, तो इसलिए मैं सबका स्वागत करता हूँ। मोहम्मद मेराज साहब वो भी आए, सोनू साहब, मैं उनका भी शुक्रिया। और यहाँ पे शेख जावेद साहब, अनासुद्दीन साहब, तो तमाम जो लोग हमसे जुड़े हुए थे, नौशाद खान साहब, मोहम्मद इब्राहिम, गौरी साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। तो इन सब का, अबरार अहमद साहब, काजी सनी, उनका, अली शान साहब, आपका शुक्रिया, अजमल अबरार साहब, मोहम्मद शाबान, उनका, आलम फैज साहब, अशफाक हुसैन साहब, खालिद अहमद और मसूद अख्तर साहब, मोहम्मद अकरम, एस खान और मुनव्वर गुज्जर साहब। इसके अलावा यहाँ पे जफरो परम क्या है, जुल्मकांत जल्द होगा, बिल्कुल। तो इन सब मुनव्वर राइन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ, हमसे जुड़े और देखा। और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे थे। 10:30 बजे रात में हम लाइव करते हैं इसी इशू पे, और जो दिन भर और कुछ क्या हो रहा है वो भी आप खिदमत पेश करते हैं। इसके अलावा स्टोरीज भी करते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए और एमएमसी न्यूज इंडिया को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो बड़ी हमारी मदद होगी कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर ले। ज्वाइन का ऑप्शन है और बहुत कम उसमें 50-60 रुपए गालिबन, मुझे ज्यादा नहीं पता इसके बारे में, किसी ने बना दिया है ज्वाइनिंग का सिस्टम। तो खैर, अगर आप ज्वाइन करेंगे, 5 लोगों ने ज्वाइन किया है जिनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इंजीनियर एस कमर साहब हैं, शकील सैफी साहब हैं, साजिद अली साहब हैं और मुस्तकीम अली हैं, जयदीप सिंह मुंदेला साहब हैं। इन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो ये हमारी मदद होगी चैनल की। तो बहुत बहुत शुक्रिया और 10:30 बजे रात में फिर मिलेंगे। तो नाजरीन, ये थे शौकत भारती साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे कि आखिर जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हमास कहाँ पे है और इजराइल के अंदर की सूरत हाल क्या है। तो आपने देखा, बहरहाल इस तरह की खबरों के लिए आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।